गुड मॉर्निंग क्लास। देखिए लास्ट क्लास हमने मैग्नेटिक फोर्स की बात कर ली थी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंड, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हाँ, ये फोर्स भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, यानी कि दूर से एक दूसरे के ऊपर अपना इफेक्ट शो कर सकता है। देखिए क्या है, डेफिनेशन लिख लीजिए, यहाँ से लेकर आप यहाँ तक लिख लेंगे। देखिए द फोर्स बिटवीन टू चार्ज बॉडीज, कोई भी दो चार्ज बॉडीज हो, one charged and another uncharged body, due to which they repel or attract each other is called electrostatic force। हाँ, अब कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए आप। अब मान लीजिए आपने कोई एक ऑब्जेक्ट लिया जिस पे प्लस चार्ज था। क्या था? प्लस चार्ज, ठीक है। और दूसरा आपने लिया वो भी प्लस चार्ज। तो बताइए इनके बीच कैसा फोर्स काम करेगा, अट्रैक्शन या रिपल्सन? हाँ, कैसा फोर्स काम करेगा? रिपल्सन। क्यों? क्योंकि दोनों तो सेम नेचर के हैं। तो देखिए इनके बीच में जो फोर्स काम करेगा उस फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दूसरा, अब मान लीजिए हमने ले लिया माइनस चार्ज और ये अभी भी क्या है? प्लस चार्ज। नहीं, इनके बीच फोर्स काम करेगा कि नहीं काम करेगा? हाँ, कैसा काम करेगा फोर्स? अट्रैक्शन फोर्स करेगा ना। अब हमें ये बताइए, क्या यहाँ जो फोर्स काम कर रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा या नहीं? हाँ, वो अभी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो ये कहता है कि कोई भी दो चार्ज बॉडी हो या दो में से कोई एक भी चार्ज बॉडी हो, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता, तो उनके बीच जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा उसी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। अब देखिए ये भी माइनस, ये भी माइनस। अब बताइए रिपल्सन होगा, क्या वो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा या नहीं? बिल्कुल होगा। अब मान लीजिए मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि पॉजिटिव चार्ज है और उसको हम बॉल के पास लेके आते हैं। कहाँ? हाँ, बॉल के पास। अब बताइए इनके बीच कोई फोर्स लगेगा या नहीं? लगेगा। क्या होता है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो जब इसके पास आता है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट करता है। कौन से चार्ज? नेगेटिव। और इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है या खुद उसकी ओर अट्रैक्ट होता है। तो देखिए इसके आने की वजह से इस पर भी चार्ज आ गया और इस पर पहले से ही चार्ज था, तो इनके बीच हाँ फिर से क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाएगा। अब मान लीजिए जो ऑब्जेक्ट आप लेके आ रहे हैं वो नेगेटिव चार्ज है और फिर से हम बॉल ही ले लेते हैं, ठीक है। तो बताइए ये तो नेगेटिव चार्ज है, ये जब इसके पास आएगा तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। इनके बीच फिर से अट्रैक्शन काम करेगा और वो फोर्स कैसा हो जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको? हाँ, कई बार बच्चों को ये याद रह जाता है कि दो चार्ज बॉडीज के बीच में जो फोर्स काम करते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। वो ये भूल जाते हैं कि दोनों में से अगर कोई भी एक चार्ज है तो दूसरे को भी चार्ज कर देता है। और ये जो पूरा प्रोसेस होता है इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रो या इलेक्ट्रिक इंडक्शन बोलते हैं। सिंपल सा, कई बार इसको इंडक्शन भी कहा जाता है। आपको ये सब याद नहीं करना है, बस सुनते रहिए। हायर क्लास में आपको काफ़ी डिटेल्स में ये सिखाया जाता है। कर सकते हैं? तो देखिए आगे पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज बॉडीज वेरीज डायरेक्टली टू द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस एंड इनवर्सली टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, अब वो दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा। अब ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए मेरे पास एक ये चार्ज है, ठीक है, दूसरा ये चार्ज है। दोनों मान लीजिए मेरे पॉजिटिव चार्ज है, या फिर आप छोड़िए इसको, एक को नेगेटिव ले लीजिए। बताइए इनके बीच क्या काम कर रहा होगा? अट्रैक्शन फोर्स। फिर हमने एक और ले लिया, यहाँ पर सेम चार्ज और दूसरे वाले चार्ज उड़ा के यहाँ रख दिया। अभी भी इनके बीच कैसा फोर्स काम कर रहा होगा? अट्रैक्शन फोर्स। बात तो समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि दोनों क्या है, इन दोनों को मत देखिए, इन दोनों को देखिए, पॉजिटिव नेगेटिव डिफरेंट है, यानी कि क्या करेंगे? दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये भी डिफरेंट है, अट्रैक्ट करेंगे। अब ध्यान से हमें ये देख के बताइए, यहाँ पे जो अट्रैक्शन फोर्स होगा और यहाँ जो अट्रैक्शन फोर्स होगा
उन दोनों में से किस केस में अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा लगेगा? हाँ, इस केस में अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि ये पास है ना। अब देखिए, हम यहाँ से आपके पढ़ा रहे हैं, हो सकता है थोड़ी सी लापरवाही करें, आप थोड़ा सा गंदा भी लिख लें, तो क्या हम आपको कुछ कह सकते हैं? नहीं, हम बड़े से आपको सजेस्ट कर देंगे कि नहीं आप ऐसा नहीं करिए। लेकिन अगर आप स्कूल में होते तो तब तो हम आपको पनिश कर सकते हैं, फिर हम आपको ज़बरदस्ती लिखा भी सकते हैं अच्छे सा। यानी कि जब हम एक दूसरे के क्लोज होते हैं तो हमारा इफेक्ट क्या होता है? हमेशा ज़्यादा होता है। ये एक दूसरे के पास में है तो इनके बीच का जो भी फोर्स होगा वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा, और इनके बीच का फोर्स क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। बात समझ में आ रही है मेरी? कर सकते हैं? तो चलिए देखिए, एक चीज़ पता चल गई, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है F, वो क्या हो रहा है? जैसे जैसे इनके बीच का गैप कम हो रहा है, फोर्स क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। देखिए हो रहा है ना, जैसे जैसे ये दूसरे के पास आएंगे फोर्स और क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो देखिए हम लिखेंगे F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है? देखिए एक ऊपर है एक नीचे है ना, जब ये बढ़ेगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? घट जाएगी। या फिर आप कह सकते हैं सर जब ये वैल्यू घटेगी, R क्या है? इनके बीच का गैप, जब ये एक दूसरे के पास आएंगे तो R की वैल्यू क्या होगी? घटेगी। जब ये घटेगी तो बताइए इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो बढ़ेगा या घटेगा? हाँ, वो और बढ़ता जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? तो इसको बोलते हैं इनवर्सली रिलेशन। क्या बोलते हैं हम? इनवर्सली रिलेशन। इसका मतलब अगर फोर्स बढ़ रहा है तो आप कह सकते हैं कि दोनों ऑब्जेक्ट क्या हो रहे हैं? एक दूसरे के पास आ रही होंगी। कह सकते हैं ना। चलिए एक बात तो ये हो गई। हमने क्या सीख लिया यहाँ पर? जो फोर्स है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। एक ही हमने ये सीख ली। दूसरी चीज़ अब हम देखेंगे, अब मान लीजिए मेरे पास ये है 4 कूलम्ब चार्ज। क्यू को हम बोलते हैं कूलम्ब, जैसे हम 2 किलोग्राम 4 किलोग्राम ऐसे बोलते हैं ना मास को, उसी तरह कूलम्ब क्या है? कि यूनिट है जिसको हम किसके लिए यूज करते हैं? चार्ज मापने के लिए। तो मान लेते हैं 4 कूलम्ब के चार्ज है। दूसरा यहाँ पर मान लीजिए 2 कूलम्ब का चार्ज है ना। अब हमने क्या काम किया? यहाँ पे हमने रख दिया, अब हमने मान लीजिए यहाँ रख दिया प्लस 40 कूलम्ब चार्ज सेम डिस्टेंस पे, और हमने यहाँ पे रख दिया -500 कूलम्ब चार्ज। क्यों का मतलब चार्ज हो गया, कूलम्ब उसकी यूनिट होती है, हम कूलम्ब में बोल रहे हैं। तब हमें ये होती है, इस समय तो दोनों के बीच में गैप सेम है, यहाँ जितना गैप है यहाँ भी उतना ही गैप रखा गया है। देखने में थोड़ा सा यहाँ कम लग रहा है, आप थोड़ा सा इसको दूर कर लीजिए। मान लीजिए सेम गैप पे है, तो क्या दोनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो सेम होगा? अलग अलग होगा। कहाँ ज़्यादा होगा? यहाँ ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि चार्ज देखिए, चार्ज क्या है? काफ़ी बड़े हैं इनसे। यानी कि एक चीज़ और, अगर हम चार्ज बढ़ाते हैं, देखिए जब चार्ज को हमने बढ़ा दिया +4 से +40, -2 से -500 बड़ा कर दिया, तो फोर्स क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो ये क्या होंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। किसके? Q1 और Q2 के। Q1 क्या है? पहला चार्ज। Q2 क्या है? दूसरा चार्ज। बात समझ में आ रही है? यानी कि जैसे ही आपके ये चार्ज बढ़ाएंगे, इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। ध्यान दीजिए, ऊपर वाले रिलेशन हमने इसको नीचे लिखा था, यहाँ हमने ऊपर ही लिखा दोनों को। क्यों? क्योंकि एक को बढ़ाने से दूसरा भी बढ़ रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या बोलते हैं हम इसको? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ लिख लीजिए प्रोपोर्शनल। इसका मतलब एक को आपने बढ़ाया तो दूसरा अपने आप बढ़ता जाएगा, इसलिए दोनों ऊपर हैं। इसमें जब आप इसको बढ़ा रहे थे, यानी कि दोनों के बीच का गैप बढ़ा रहे थे, तो फोर्स क्या होता जा रहा था? कम हो रहा था। जब दोनों के गैप को कम कर रहे थे, यानी कि R की वैल्यू कम हो रही थी, तो फोर्स क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। यानी एक दूसरे का अपोजिट काम कर रहे थे, इसलिए हम इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दिस इज नोन एज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। स्पेलिंग की कोई जरूरत नहीं, आप चाहें तो लिख लीजिएगा। देखिए ये होती है स्पेलिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली का मतलब उल्टा, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। उस रिलेशन को हमेशा 1/1 में लिखते हैं।
अब हम क्या करें, दोनों के एक साथ लिखेंगे। देखिए अब तक हमें क्या मालूम चल गया है, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, और हमें क्या मालूम चल गया है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। अब हम क्या करेंगे, दोनों को एक साथ लिख लेंगे। तो देखिए कैसे लिखेंगे, F इज, ये तो नीचे रहेगा तो उसको नीचे लिख लेते हैं R स्क्वायर। ये कहाँ है, ऊपर, तो इसको कहाँ रख लेंगे, ऊपर लिख सकते हैं ना। देखिए ये जो सिंबल है इसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल। क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल। जब हम इसको हटाते हैं कोई एक नया कांस्टेंट डिफाइन करते हैं, हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिख लेते हैं। देखिए F इज इक्वल टू, देखिए ये सिंबल हटा दिया क्या हमने। जब भी आप इस सिंबल को हटा के इक्वल लगाएंगे तो आपको एक नया कांस्टेंट लिखना पड़ता है। वो कांस्टेंट हमने लिख दिया क्या है, K। क्या लिख लिया हमने, K। अब उसके बाद वहाँ क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन गया किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। बात समझ में आ रही है, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहाँ पे Q1 क्या है, फर्स्ट बॉडी का चार्ज, Q2 क्या है, सेकेंड बॉडी का चार्ज, R क्या होता है, दोनों चार्ज के बीच का गैप, K क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, और F क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो आप ये सारा अच्छे से कॉपी कर लेंगे, फिर हम आपको इस पे कैलकुलेशंस भी कुछ कराएंगे। पहले हम अपने थ्योरी पार्ट को आज कवर कर लें, तो हो सकता है हम आपको कैलकुलेशन नेक्स्ट क्लास में कराएं। ठीक है, तो आइए पहले हम इसको फिनिश करते हैं। तो देखिए ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर दिया गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, इसमें एक मल्टीप्लाई का सिंबल एक्स्ट्रा दिया गया है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम Q1 Q2 अगर लिखते हैं इसका मतलब यही होता है कि Q1 और Q2 के बीच कैसा रिलेशन होगा, मल्टीप्लाई का ही रिलेशन होगा। तो आइए एक बार फिर से उस लाइन को पढ़ते हैं। देखिए क्या दिया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज्ड बॉडीज। कोई भी दो चार्ज बॉडी के बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, दैट वेरीज डायरेक्टली टू द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस। यानी कि जो दो चार्जेस हैं उन पे वो डायरेक्टली डिपेंड करता है। अगर वो चार्जेस बढ़ रहे हैं तो उनके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। एंड इनवर्सली टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, और अगर उनके बीच का जो गैप है वो बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जा रहा होगा, घट जा रहा होगा। उसको लिखने के बाद आप फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला के बाद लिखेंगे Q1 एंड Q2 आर द चार्ज ऑन टू बॉडीज। ये देखिए जो चार्ज है ना वो चार्ज नहीं रहेगा, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे S रहेगा, चार्जेस। Q1 एंड Q2 आर द टू चार्जेस ऑन द बॉडीज। R इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज। जो R है वो दोनों चार्ज बॉडी के बीच में कितना गैप है उसको दिखाता है। दिस इज कॉल्ड कूलम्स लॉ। इसको हम कूलम्स लॉ भी कहते हैं। अब कूलम कौन होंगे, हाँ गेस करिए, यस, कूलम इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु फर्स्टली टोल्ड अबाउट दिस रिलेशन। कूलम वो साइंटिस्ट है जिन्होंने पहली बार ये बताया कि दो चार्ज बॉडीज को अगर हम पास में लेके आते हैं तो उनका फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा। अगर हम उनको दूर लेके जाएंगे तो उनके बीच के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम होगा। दूसरी चीज़ उन्होंने ये बताई, अगर अब चार्ज को ही बड़ा करते जाएं तो भी फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। अगर अब चार्ज को कम करते जाएं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आगे देखिए, द इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज एज एनी बॉडी कैन बी ट्रांसफर्ड बट नॉट क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। अब देखिए जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन ना ही वो क्रिएट किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय, यानी कि ना ही आप उसको अपने से बना सकते हैं और ना ही उसको बर्बाद कर सकते हैं, यानी कि उसको ब्रेक कर सकते हैं। ऐसा क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या होता है, कोई भी चीज़ जैसे मास, उसको एनर्जी, आपने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। एनर्जी ना ही हम बना सकते हैं ना ही उसको हम फिनिश कर सकते हैं, सिर्फ वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, एनी बॉडी कैन बी चार्ज्ड विथ इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बाय रबिंग।
अब मान लीजिए कोई एक बॉडी है जिस पर एकदम चार्ज है ही नहीं, तो हम उस पर भी चार्ज क्रिएट करा सकते हैं। अब उसके लिए क्या करना होगा, हाँ, एक चार्ज ऑब्जेक्ट को उस ऑब्जेक्ट के पास लेके जाइए जिसमें कि चार्ज क्रिएट कराना है। अगर आपका चार्ज ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है तो दूसरे वाले को कैसा चार्ज दे देगा, नेगेटिव। अगर आपका चार्ज ऑब्जेक्ट नेगेटिव है तो जो नया वाला ऑब्जेक्ट है जिसमें आप चार्ज क्रिएट करना चाहते हैं उस पर कौन सा चार्ज क्रिएट होगा, पॉजिटिव क्रिएट होगा। सही है। तो देखिए अब आपको नोट क्या करना है, इसमें तो बहुत सारी काम की चीज़ें नोट करने के लिए। आप ये नोट कर लीजिएगा, ये नोट कर लीजिएगा, ये यहाँ से लेके मतलब आप यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक तो पूरा नोट कर ही लीजिएगा। कर लेंगे, चलिए। नेक्स्ट हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। आज हम इसको डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि एक दिन में ये फिनिश नहीं हो पाएगा। चलिए तब तक हम आपको कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बता दें। चलिए हम इस डायग्राम में तब तक हम लोग डिस्कस कर लेते क्या है। देखिए आपके पास मान लीजिए एक वूलन क्लॉथ है, ठीक है, ऊनी कपड़ा, और आपके पास एक पॉलीथीन की शीट है, प्लास्टिक। अब आपने क्या किया, ये वूलन क्लॉथ है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट का मतलब इस वूलन क्लॉथ को जब आपने किसी चीज़ से रब किया तो इसके इलेक्ट्रॉन्स कहीं बाहर निकल गए। अब आपको इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स के बारे में थोड़ा सा पहले ही बताया जा चुका है। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन्स क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन्स पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, यानी कि न्यूट्रॉन्स के लिए Q की वैल्यू 0 होगी। अब मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक ये मार्कर है, तो इस मार्कर में ढेर सारे एटम्स होंगे। जो भी मार्कर पेन आप ले लीजिए, ये ढेर सारे एटम से बना होगा। जब आप एक एटम की बात करेंगे तो वो एटम ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से मिलकर बना होगा, जिसमें कि जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही क्या होते हैं, उसमें प्रोटॉन्स होते हैं। लेकिन जब आप उसको रब करते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से निकल के बाहर चले जाते हैं। अब देखिए मान लीजिए इस केस में पहले 10 इलेक्ट्रॉन थे और 10 प्रोटॉन थे, यानी कि 10 माइनस चार्ज था और 10 प्लस चार्ज। तो 10 और माइनस प्लस एक दूसरे कैंसिल करके 0, यानी कि ओवरऑल इस पर कोई चार्ज नहीं था। लेकिन जब आपने इसको रब किया किसी चीज़ से, तो मान लीजिए इसके 4 इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर चले गए, तो आप बताइए उस पर कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 6 इलेक्ट्रॉन बचे होंगे। और प्रोटॉन तो अभी भी पूरे 10 हैं। आप बताइए इसमें 10 प्लस चार्ज है और 6 माइनस चार्ज, क्या एक दूसरे को कैंसिल कर पाएंगे, नहीं। कौन चार्ज ज़्यादा आ गया, पॉजिटिव वाला। तो जो आपका वूलन क्लॉथ होगा या जो पेन लिया था आपने, अगर हम वूलन क्लॉथ की बात करें तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बाहर चले गए। इलेक्ट्रॉन्स बाहर जाने की वजह से इस पर कौन सा चार्ज आएगा, हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो देखिए ये आपका कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अब वो इलेक्ट्रॉन्स गए कहाँ, इस पे जिसके कांटेक्ट में ये था। अब यहाँ पे भी पहले से मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन्स 10 प्रोटॉन्स थे, इसमें मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन जो इसके निकले वो भी यहाँ आ गए, तभी क्या हो गया होगा, उसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए होंगे और प्रोटॉन्स तो अभी भी 10 है इस पे, इस सेकेंड वाले केस में, है ना। अब देखिए कौन सा अमाउंट ज़्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन्स का। इलेक्ट्रॉन्स कैसा है, माइनस चार्ज, तो इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखिए ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, दोनों के बीच कैसा फोर्स काम करेगा, अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। और इस फोर्स को भी हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं। तो देखिए हम किसी भी चीज़ को रब करके उसमें हम क्या कर सकते हैं, चार्ज क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं चार्जिंग बाय रबिंग। अभी आपको बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट आ रहा होगा, आप बिल्कुल घबराए नहीं। जैसे आप क्लास 12th में जाएंगे, कौन से क्लास में, 12th में, वहाँ पर आपको एक एक चीज़ बारीकी से समझाई जाएगी। कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर जाएंगे, उस पर कितना चार्ज बाहर जाएगा, इस पर कितना चार्ज आएगा, सब कुछ कैलकुलेट करना भी सिखाया जाएगा। लेकिन तब तक आप बस इतना ही जानते रहिए। टिल दैट, थैंक यू सो मच।